राजस्थान के एक गांव बूंदी से। ये होटल देखने में जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी और खौफनाक भी। आइए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा अविनाश बेंगलुरु का रहने वाला है। उसकी उम्र तकरीबन 27 साल है। उसे घूमना फिरना और चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, खास करके पुरानी हवेलियां, गांव, पुराने किले, इमारत आदि। अविनाश का एक भरा पूरा संपन्न परिवार है, जिसमें माँ पापा, उसकी छोटी बहन, दादा दादी और एक कुत्ता जिसका नाम रोनी है। वो सब साथ रहते हैं। अविनाश का इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मगर पापा के कहने पर उसने इंजीनियर की पढ़ाई करना ठीक समझा। अविनाश खुशमिजाज लड़का है। अविनाश को फोटोग्राफी का भी बहुत शौक है। वह कहीं भी घूमने जाता तो उस जगह की बहुत सारी तस्वीरें लेता और घर आकर फ्रेम में मरवा कर उसे अपने कमरे में लगा देता। अविनाश के 3 दोस्त हैं जो उसी के साथ उसी की बैच में है, विशाल, अभिषेक और कार्तिक। जहां कहीं भी जाते ये चारों साथ में जाते। ये हमेशा साथ साथ रहते हैं। एक दिन सुबह सुबह कॉलेज की कैंटीन में चारों साथ बैठकर कॉफी का लुफ्त ले रहे थे कि तभी कार्तिक ने कहा, अरे यार, बहुत दिन हुए हम कहीं भी एक साथ घूमने नहीं गए। हाँ यार, बस बोरिंग क्लॉस करो और फिर बाकी समय रूम में गुजारो, यही हो गया है। अभिषेक ने जवाब देते हुए कहा। तभी अविनाश ने कैंटीन वाले की बात सुनी। वो अपने कर्मचारी को कह रहा था, सुनो भोला, मैं 10 दिनों के लिए राजस्थान अपने गांव बूंदी जा रहा हूं। मेरे गैर मौजूदगी में यहां सब संभाल लेना। भोला ने सिर हिलाया और पूछा, मगर आप इतने सालों बाद गांव जा रहे हैं, आखिर क्या खास बात है? वो भी उस भूतिया गांव में। चुप कर, जो मन में आता है बोल देता है। आज के बाद कुछ भी बोला न मेरे गांव के बारे में तो देखना, चल जा जाकर अपना काम कर। मालिक ने नौकर को कस के डांटा। कुछ समय बाद अविनाश भोला के पास गया। अरे भोला, जरा इधर आना। जी अविनाश भैया, कहिए क्या चाहिए आपको? नहीं कुछ चाहिए नहीं। भोला, ये तुम किस भूतिया गांव के बारे में अपने मालिक से बोल रहे थे? अविनाश ने पूछा। अरे अविनाश भैया, हम क्या बताए, बूंदी राजस्थान। वो गांव बड़ा ही श्रापित है। आए दिन वहां किसी न किसी के मरने की खबर आती है। बड़ा ही मनहूस है वो बूंदी। क्यों, ऐसा क्यों? भैया, देखा तो मैंने भी नहीं है, मगर बहुत सुना है कि आज भी उस गांव में उस हवेली की इकलौती बेटी की आत्मा सबको दिखाई देती है, सबको परेशान करती है। अविनाश पहले तो जोर जोर से हंसता है और फिर अपनी हंसी को रोकते हुए भोला से पूछता है, अच्छा ऐसा क्या हुआ था? भैया आप हंस रहे हैं, बहुत लोग वहां जाने से डरते हैं। आज भी पूरा गांव परेशान रहता है और शाम होते ही उस हवेली के रास्ते पर से कोई गांव वाला गुजरता भी नहीं है। अविनाश ने अपने दोस्तों को पास बुलाया और सारी बात बताई। अविनाश के साथ साथ भोला की बात सुनकर हंसने लगते हैं। जाइए भैया, मैं नहीं बताता कुछ भी, आप लोग तो मेरी बात को मजाक समझ रहे हैं। और भोला गुस्से में वहां से जाने लगता है। अरे अरे सुनो तो भोला, अभिषेक ने आवाज लगाते हुए भोला से बोला। अविनाश अभिषेक को डांटते हुए कहता है, क्या यार तू भी न क्यों भोला का मजाक उड़ा रहा है? हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, बस थोड़ा मस्ती कर रहे थे। औक औक। चलो अब आगे तो बताओ कि ऐसा क्यों होता है। चारों ने एक एक कॉफी ली और भोला के साथ एक टेबल पर झुंड बनाकर भोला की कहानी सुनने के लिए बैठ गए। भोला ने बताया, ये बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के बूंदी गांव में जब ठाकुरों का राज चलता था। हवेली के बड़े ठाकुर भीमा सिंह जी उस समय के उस गांव के कर्ता धर्ता हुआ करते थे। गांव का हर एक व्यक्ति उनकी इज्जत भी करता था और उनसे डरता भी था। वो गांव के सभी समस्या का समाधान भी करते थे, मगर अपने असूलों के पक्के थे। लेकिन जिससे पूरा गांव थर थर कांपता था, वो ठाकुर भीमा सिंह अपनी इकलौती बेटी सुकन्या से डरते थे। ठाकुर भीमा सिंह जी की इकलौती बेटी सुकन्या, जो उनके दिल का टुकड़ा थी, वह अपनी बेटी सुकन्या से बहुत प्यार करते थे। ठाकुर के हवेली में ठाकुर की पत्नी नीमा सिंह और उसकी मां सरस्वती साथ रहते थे। बहुत पैसा था ठाकुर के पास,
इतना ज्यादा पैसा क्यों? पूरा गांव खरीद सकता था, पूरे गांव में उसका ही हुकूमत चलता था, उसकी इजाजत के बगैर गांव के पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। गांव के कई आदमी उसके यहाँ मजदूर बनकर काम करते थे। भीमा ठाकुर की कोई कमजोरी नहीं थी, बस कमजोरी थी तो उसकी इकलौती बेटी सुकन्या, जिसके खातिर वह किसी की जान ले भी सकता था और अपनी जान दे भी सकता था। सुकन्या बहुत ही सुंदर थी। भीमा ठाकुर उसे हवेली के बाहर नहीं जाने देता था। अगर वह मंदिर भी जाती तो 2-4 अंगरक्षकों के साथ जाती थी। भीमा ठाकुर सबसे छुपाकर अपनी बेटी को रखता था। गांव के कई लोग तो उसकी बेटी को देखे भी पर कहते हैं, ना जो चीज सबसे ज्यादा हमें अच्छी लगती है वो ही भगवान हमसे छीन लेता है। भीमा ठाकुर के साथ भी यही हुआ। भीमा ठाकुर की इकलौती बेटी अचानक ही कहीं गायब हो गई। उसने पूरे गांव में उसकी खोज करवाई, लेकिन सुकन्या का कोई पता नहीं चला। काफी समय बीत गए थे। भीमा ठाकुर जैसे पागल सा हो गया था। गांव वाले तो कह रहे थे कि सुकन्या किसी के साथ भाग गई, इसलिए ही तो ठाकुर हवेली से बाहर ही ना आ रहा था और अपना पूरा राजपाट छोड़क एक जगह हवेली में कहीं खुद को कैद कर लिया। ना किसी से बात करता था और ना किसी से मिलता था। उसे सुकन्या के गायब हो जाने का बहुत बड़ा सदमा लगा था। ठाकुर उस सदमे से निकल ही नहीं पाया और कुछ सालों बाद ठाकुर ने अपना प्राण त्याग दिया। ठाकुर के चले जाने के बाद ठकुराइन अपनी सास को लेकर विदेश चली गई और तभी से हवेली में ताला लगा है। मगर आज भी शाम होते ही हवेली से घुंघरुओं के बजने को आवाज आती है, तो कभी पूरी हवेली की लाइट जलने लगती है, जबकि हवेली में लाइट का तो कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर उस हवेली में ठाकुर भीमा सिंह जी की मौत हुई है तो वहां से हर शाम ये घुंघरू की आवाज क्यों आती है? और अगर गलती से भी शाम को हवेली के पास कोई चला जाए तो वो बचकर वापस नहीं आता। चारी बिल्कुल ध्यान से भोला की कहानी सुन रहे थे कि तभी अचानक अविनाश, अभिषेक, कार्तिक और विशाल चारों बड़े ही ध्यान से भोला की बातें सुन रहे थे। जैसे ही कहानी खत्म हुई विशाल ने कहा, अरे यार हटाओ ये सब बस लोगों को बेवकूफ बनाने की एक सोची समझी चाल है। हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे खजाने को छुपाने या उसे सुरक्षित रखने के लिए लोग ऐसी डरावनी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों में दहशत बन जाए, अभिषेक ने कहा। और चारों ने अपनी अपनी कॉफी की ग्लास भोला को पकड़ाई और अपने क्लास की तरफ चल दिए। सभी ने इस कहानी को सुन लिया, मगर अविनाश के मन में अभी भी इस बात का असर नहीं उतरा था। वो पूरे क्लास में यही सोचता रहा कि एक बार वहां जाने का मौका मिल जाए, पता तो चले कि सच आखिर है क्या। क्यों लोग बूंदी जाने से इतना डरते हैं? और ये सब सोचना अविनाश के लिए स्वाभाविक भी था। आखिर उसे इन सब बातों में इंटरेस्ट जो था, मगर उसे कहाँ पता था कि उसका यही शौक उसकी जिंदगी का एक नया ही रूप दिखाएगा। उस रात अविनाश हॉस्टल के कॉरिडोर में रात भर टहलता रहा। उसके दिमाग ने मानो ये ठान ही लिया था कि वो बूंदी के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेगा। पूरी रात अविनाश ने जाग कर गुजारी। सुबह होते ही अविनाश ने अपने लिए चाय बनाई और बाहर के बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहा था कि अचानक उसके बूंदी जाने का सोचा। वो सीधा उठा और अभिषेक के कमरे में जाकर उसे जगाने लगा। अभिषेक उठ, अभी उठ यार। अभिषेक अंगड़ाई लेते हुए, हम बोल, इतनी सुबह सुबह मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? सोने दे। अविनाश के कहने पर अभिषेक बूंदी चलने को तैयार हो गया और दोनों ने कार्तिक और विशाल को भी इसके बारे में बताया, मगर विशाल जाने से मना करने लगा। नहीं यार, अगर ये बात सच हुई तो हम सब कहीं मारे ना जाए, विशाल ने अविनाश से कहा। अरे यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें एंजॉय करने का मौका मिल रहा है और एक हवेली देखने का भी, और वैसे भी हमें ऐसी जगह घूमने में बहुत अच्छा भी तो लगता है। मैंने तो ठान लिया है कि मैं जा रहा हूं, तुम सब अपना देख लो। अरे मैं भी चलूंगा, अभिषेक ने कहा। ठीक है, जब तुम लोग चल रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी, विशाल ने कहा। तो फिर ठीक है, डन, हम सब आज ही निकलते हैं। चारों अपने अपने सामान पैक करके राजस्थान बूंदी के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही घंटों में चारों बूंदी पहुंच जाते हैं। बूंदी गांव में पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। रास्ता बहुत ही सुनसान और पथरीला का होता है। दोपहर के करीबन 2 बज रहे होते हैं। चारों पथरीले रास्ते पर अपने अपने सामान बैग को उठाते हुए सीधा चलते रहते हैं।
मगर रास्ता इतना पथरीला होता है कि उस पर चलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ घंटे चलने के बाद चारों गांव के सीमा पर पहुंच जाते हैं। इतनी समय चलने के बाद शाम हो जाती है। शाम के तकरीबन 4 बज जाते हैं। गांव की सीमा पर कोई भी दिखाई नहीं देता। गांव का एक व्यक्ति भी वहां नजर नहीं आता है। चारों पहले से ही थकी हुई हालत में होते हैं। वह पैदल इतना चले होते हैं कि आगे चलना मुश्किल हो जाता है और वह चारों गांव की सीमा पर ही एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। विशाल ने अविनाश से कहा, यार इस गांव में तो लगता है कोई रहता ही नहीं है। कहीं भोला ने हम लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाया? क्योंकि अगर कोई इस गांव में रहता या आता जाता तो हमें दिखाई देता। काफी समय हो गए हैं हमें यहां बैठे पर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। मुझे अब डर लग रहा है। हमें अब निकलना चाहिए। मुझे लगता है हमें गांव के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। यार हम लोग गलत आ गए हैं। अगर हम लोगों के साथ कोई हादसा हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? अविनाश उस पर हंसने लगता है, हा 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 हा, और कहता है, यार विशाल तू बहुत डरता है। हम यहां घूमने आए हैं और उस हवेली का राज जानने आए हैं। और वैसे भी तू कब से डरने लग? हम चारों तो पहले भी ऐसी जगह जा चुके हैं जहां पर ऐसी रहस्यमयी बातें हुई हैं। हमें तो अच्छा लगता है यार घूमना फिरना और ऐसी चीजों को जानना। फिर तुझे डर क्यों लग रहा है? वैसे भी हम 4 एक साथ हैं। हम 4 जब एक साथ होते हैं तो हमें किसी और की जरूरत नहीं होती है। और रही बात गांव की तो आगे चलते हैं। यह तो अभी गांव की सीमा है। चलो यार उठो, अंदर चलते हैं और देखते हैं। यहां अगर कोई मिले तो उससे पूछते हैं हवेली का रास्ता। अविनाश, विशाल, कार्तिक और अभिषेक चारों अपने अपने बैग उठाते हैं और अंदर की तरफ गांव में जाने लगते हैं। थोड़े दूर चलते ही एक बूढ़ा आदमी उनको दिखाई पड़ता है जो अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से अकेले ही जा रहा होता है। अंधेरा हो चुका होता है। सूरज भी पूरी तरह से मगर डूबा नहीं है। रास्ते धुंधले दिखाई पड़ते हैं और उस ढूंढ में ही वह आदमी उन सबको दिखाई देता है। अभिषेक दौड़ते हुए उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और कहता है, भैया सुनो, हमें गांव के अंदर जाने का रास्ता बता दो। क्या आप गांव में जा रहे हो? तो हमें भी साथ ले लो। मगर बूढ़ा आदमी बगैर कुछ बोले वहां से जाने लगता है। अभिषेक उसे फिर से टोकता है और कहता है, क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मैंने पूछा गांव जाने का रास्ता बता सकते हैं आप? बूढ़ा आदमी पलटकर अभिषेक की तरफ देखता है और अपनी बाईं तरफ इशारा करता है, मगर मुंह से कुछ बोलता नहीं है। अभिषेक कहता है, यार यह अजीब आदमी है, मुंह से कुछ बोलता नहीं है लेकिन इसने बाईं तरफ इशारा किया है। लगता है कि गांव का रास्ता इसी तरफ है। चलो यारो उठो, चलते हैं। चारों बिना सोचे समझे फिर से उस बूढ़े आदमी के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं। थोड़ी देर पहुंचने के बाद उन्हें हवेली दिखाई पड़ती है जो वाकई में बहुत ही डरावनी होती है। विशाल ने कहा, यार लगता है यह गांव की वही हवेली है जहां कोई आता जाता नहीं है और जिसके बारे में भोला ने बताया था। यार यह तो सच में यहाँ है, मतलब उसकी बातें भी सच है। अविनाश कहता है, चलो ठीक है, फिर देखते हैं अंदर चलकर कि आखिर सच क्या है। अभिषेक उसे फिर से मना करता है। विशाल डरा हुआ होता है मगर अविनाश किसी की नहीं सुनता और उसी के कहने पर चारों हवेली के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। हवेली का दरवाजा बाहर से बंद होता है। बहुत बड़ा एक अजीब सा ताला उस पर लटका होता है। अविनाश एक पत्थर उठाता है और ताले को तोड़ देता है। दरवाजा खुलने पर एक अजीब सी आवाज आती है जो बहुत ही डरावनी होती है, मानो सालों से इस दरवाजे को किसी ने खोला ही ना हो। अंदर मकड़ी के जालों से भरा पूरा हॉल दिखता है और सामान भी इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। सामने दीवार पर धूल से भरा एक बहुत बड़ा फोटो टंगा होता है जिसमें पूरे परिवार की तस्वीर होती है। विशाल कहता है, लगता है कि यह तस्वीर उसी ठाकुर के पूरे परिवार की होगी जो इस दीवार पर लटकी है। और सभी चारों उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। तभी कुछ क्षण से टूटने की आवाज आती है और चारों डर जाते हैं। पलट कर देखते हैं तो पीछे कोई भी चीज उन्हें दिखाई नहीं देती है और जमीन पर पड़ा कांच का ग्लास टूटा पड़ा मिलता है। अविनाश कहता है, अरे यार यह देखो, लगता है किसी बिल्ली ने ग्लास को गिरा दिया। खैर रात तो हो ही गई है, हमें ठहरने के लिए एक
अच्छी खासी जगह मिल गई, आज रात तो यही गुजारेंगे, सुबह पूरा गांव घूमते हैं। विशाल डर जाता है और कहता है, सालों इस खुफिया और खतरनाक हवेली में हम रात भर रुकेंगे नहीं यार, ऐसा मत कर, अगर हम रात यही गुजारे और सुबह उठे ही नहीं तो। अविनाश, कार्तिक और अभिषेक तीनों उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। कुछ ही देर बाद अविनाश उसके पीछे भागते हुए जंगल की तरफ आ जाता है और फिर उसे याद आता है कि वह हवेली से काफी दूर आ चुका है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। उस पूरे जंगल में उसके सिवा और अंधेरे के सिवा कोई नहीं होता है। अविनाश सोचता है, अरे यह लड़की कहाँ चली गई, अभी तो यही थी और मैं यहाँ जंगल में क्या कर रहा हूँ। अविनाश के सर में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है और वह अपना सर पकड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाता है। देखते ही देखते उसे नींद आ जाती है। कुछ ही समय बाद सुबह हो जाती है। जब अविनाश की नींद टूटती है तो अपने आप को जंगल में पाता है और रात के बाद उसे याद आती है। वह समझ ही नहीं पाता है कि रात में हुआ क्या था। तभी उसके दोस्त अविनाश को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाते हैं। कार्तिक बोलता है, अविनाश, तुम रात को कहां गायब हो गए थे और यहां जंगल में इस पेड़ के पास क्या कर रहे हो? क्या तुम पूरी रात इस जंगल में गुजारे हो? अविनाश अपने सारे दोस्तों को रात की सारी बातें बताता है, मगर कोई अविनाश के बातों पर यकीन नहीं करता है। सब उसकी हंसी उड़ा देते हैं। अविनाश भी इस बात को अपना सपना समझकर भूल जाता है और चारों फिर से वापस हवेली में चले जाते हैं। वहां से निकलकर चारों गांव की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की मिलती है जो शायद गांव की ही होती है। चारों ने सोचा था कि इस लड़की से गांव के अंदर जाने का पता पूछ लेते हैं, यहीं के रहने वाली है, शायद कुछ बता दे। उस लड़की से अविनाश ने बोला, अरे सुनो, हमें गांव के अंदर जाने का रास्ता बता दो। उस लड़की ने कहा, आप लोग तो गांव के अंदर ही हो, कौन सा रास्ता जानना है? अविनाश ने फिर से कहा, नहीं, अभी तो यहां से कोई गांव दिखाई नहीं दे रहा और हम तो रात भर इस हवेली में रहे हैं। उस लड़की ने कहा, अच्छा, कैसी लगी हवेली? अविनाश ने कहा, हाँ, बहुत अच्छी थी, हमने तो पूरी रात वहां गुजारी है। लड़की हंसने लगती है और कहती है कि यह हवेली बहुत ही डरावनी है। आप लोगों ने रात भर यहां गुजारा और आप लोगों को कुछ हुआ नहीं। ठीक है, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं गांव ही जा रही हूं, आप लोग को ले चलती हूं। चारों उस लड़की के साथ चल देते हैं। रास्ते में उसने पूछा, आप लोग गांव में किससे मिलने जा रहे हो? अविनाश ने कहा, हम किसी को जानते तो नहीं है, यह गांव का नाम बहुत सुना है, इसलिए यहां घूमने आए हैं। इस गांव में घूमने वाली बात क्या है? लड़की ने जवाब दिया। अविनाश ने कहा, हमने इस गांव के बारे में बहुत सुना है कि बहुत भूतिया है, इसमें अजीब अजीब तरह की चीजें होती हैं, इसलिए हम यहां देखने आए हैं कि क्या यह सच है या फिर कोई अफवाह है। लड़की जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि जो दिखता है वह सच नहीं होता और जो सच होता है वह आसानी से नहीं दिखता। अविनाश को उसके बाद कुछ अजीब लगती है, मगर उस बात को इग्नोर करके आगे चलने लगता है। थोड़ी दूर पर एक कुआं दिखाई देता है। लड़की कहती है कि जरा रुको, चलते चलते थक गए होगे, पानी पी लो। लड़की ने कुएं में बाल्टी डाली और पानी निकाला, चारों को पानी पिलाया। पानी को पीते हैं, चारों बेहोश हो जाते हैं और जब वो होश में आते हैं तो फिर उसी हवेली में खुद को पड़ा हुआ पाते हैं। मगर इस बार हवेली का नजारा कुछ अलग ही होता है, जिसे देखकर चारों दंग रह जाते हैं। आखिर क्या था हवेली का सच? अभिषेक, विशाल, अविनाश और कार्तिक ने हवेली में ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर वो अचंभित रह जाते हैं? चारों की आंखें खुलती है तो वह खुद को हवेली के अंदर पाते हैं, पर इस बार हवेली का नजारा कुछ अलग ही होता है, जिसे देखकर चारों बिल्कुल दंग रह जाते हैं। हवेली में पुरानी चीजों के जगह नई चीजें, साफ सफाई और चकाचौंध दिखाई पड़ती है। चारों तरफ नौकर चाकर घूमते हुए होते हैं और पूरी हवेली सजी हुई होती है, बिल्कुल एक दुल्हन की तरह। जैसे लग रहा है कि मानव आज कुछ उत्सव है जिसके लिए पूरी हवेली को सजाया गया है। चारों उठकर खड़े होते हैं, उनकी नजर जहां तक भी जाती है हवेली वहां तक पूरी सजी होती है और लोग ही लोग दिखाई देते हैं। इधर उधर भागते, कोई फूलों से सीढ़ियों को सजा रहा है तो कोई पर्दे सजा रहा है, कोई दरवाजे पर रंगोली बना रहा है तो कोई दिए जला रहा है।
यह समझ नहीं आता है कि आखिर वह कह रहा है। आखिर कल रात हवेली में चारों ने रात गुजारा, बिल्कुल खंडहर जैसी हवेलियां दुल्हन की तरह सजी हुई है। तभी चारों ने देखा कि सामने से एक आदमी चला आ रहा है जो पूरे राजवाड़े पोशाक में है, सर पर पगड़ी है और हाथ में छड़ी लिए हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। देखने से तो कोई ठाकुर लग रहा था। वो कह रहा था कि मेरी बेटी की शादी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सारे चीजों का इंतजाम पहले से करके रखो। ठाकुर की बेटी की शादी है, मेरी सुकन्या की शादी है। चारों ने जैसे ही यह नाम सुना उनके रोंगटे खड़े हो गए। जो कहानी भोला ने उन्हें सुनाया था वह उनके सामने घट रही है। क्या यह सपना है या हकीकत? उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था, मगर वह जो देख रहे थे वह सच था। थोड़ी देर में वहां का एक नौकर ठाकुर के काम में आकर कुछ कहता है, जिससे ठाकुर घबरा जाता है और आग बबूला हो जाता है। दौड़ते हुए ऊपर के कमरे में जाता है, वही कमरा जिस कमरे में अविनाश उस रात को घुंघरू की आवाज सुनकर गया। मैं कमरा किसी और का ही नहीं बल्कि सुकन्या का ही था। ठाकुर सुकन्या सुकन्या करके चिल्लाने लगता है और घबरा करो नीचे आता है और दीवार पर टंगी बंदूक उठाता है और बाहर चला जाता है। सभी नौकर चाकर और सभी मेहमान जितने भी वहां लोग थे वह सब ठाकुर के पीछे पीछे जाते हैं। अविनाश के साथ साथ तीनों दोस्त भी ठाकुर के पीछे पीछे जाते हैं। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन यह जानना भी जरूरी था कि जो सामने घट रहा है वह है क्या। कुछ देर के इंतजार के बाद सुकन्या को ठाकुर के बंदे पकड़कर लाते हैं और लाकर हवेली के आंगन में छोड़ देते हैं। सुकन्या को देखते ही अविनाश अचंभित हो जाता है और कहता है, यह तो वही लड़की है जो कल रात मुझे दिखाई दी थी। इसके पीछे जाते जाते मैं जंगल तक पहुंच गया था। कार्तिक, अभिषेक और विशाल तीनों विशाल की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। क्या कहा तुमने? यह वही लड़की है? अभिषेक ने अचंभित होकर कहा। हाँ जी, यह वही लड़की है जिसके पीछे मैं कल रात को जंगल तक चला गया था, मगर यहां मिलेगी मुझे पता नहीं था। विशाल सिसकियां भरते हुए कहता है, यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इस हवेली का इतना कल रात को खंडहर दिखाई देना और आज फिर दुल्हन की तरह सजी हुई दिखाई देना और इस लड़की का यहाँ पर होना, यह सब कुछ ठीक नहीं है। अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है हम लोगों के साथ क्या हो रहा है। हम लोग बुरी तरह फंस चुके हैं, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलो। तभी ठाकुर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा घर मेरा मान सम्मान को दाव पर रखकर तुम और अजय के साथ भाग गई थी। नहीं पिताजी, मैं उसके साथ भाग नहीं रही थी। मैंने तो पहले कह दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आज आपसे प्यार करती हूं, मगर आप सबने सुना ही नहीं। मैं सिर्फ वजह से प्यार करती हूं और उसी से शादी करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ठाकुर गुस्से में अपनी बंदूक तान देता है और सुकन्या की तरफ बंदूक चला देता है, मगर सुकन्या को जरा भी चोट नहीं आती है। गोली सुकन्या के आर पार हो जाती है और यह सब देखकर अविनाश और तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और भागने के लिए जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और हवेली में पूरा अंधेरा हो जाता है। चारों घबरा जाते हैं। तभी आवाज सुनाई देती है, तुम लोग यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। जो यहाँ आता है वह वापस नहीं जाता, और वैसे भी इस हवेली की सच्चाई तो तुम जान चुके हो। अब जी कर क्या करोगे? चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे धोखा देने वाली पसंद नहीं है। जब मैंने अपनी इकलौती बेटी को नहीं छोड़ा तो तुम चारों को कैसे छोड़ दूंगा। तभी सुकन्या चारों के सामने खड़ी हुई नजर आती है और वह चारों को कहती है, चले जाओ यहाँ से वरना मारे जाओगे। पिताजी ने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम लोग को क्या छोड़ेंगे। चले जाओ यहाँ से, जितनी जल्दी हो जाए चले जाओ, क्योंकि जो तुम लोगों को दिखाई दे रहा है वह है नहीं, और जो है वह तुम लोग देख नहीं पाओगे। अभी अभिषेक को उसके बाद याद आ जाती है जो गांव में जाते वक्त उस लड़की ने बोली थी कि जो है वह दिखता नहीं है, जो दिखता है वह होता नहीं है। चारों अपनी अपनी कमर कसते हैं और वहां से तो करते हुए सीधा जंगल के रास्ते जाते हैं। हालांकि उन्हें रास्ते याद तो नहीं होता है, मगर तौर पर काफी दूर निकल आते हैं जहां से रोड दिखाई पड़ती है। जो दिखाई देते हैं, अभिषेक, अविनाश, कार्तिक और विशाल चारों बहुत खुश हो जाते हैं। सोचते हैं कि शायद कोई दिखाई दे तो उसे लिफ्ट लें और यहां से निकले, मगर अविनाश को यह सब अच्छा नहीं लगता है। वह कहता है कि इतने सालों से इस लड़के की आत्मा भटक रही है,
हमें उसे मुक्ति दिलाने चाहिए क्योंकि उस में हमारे सहयोग किया है, हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। पर अभिषेक इस बात से न करता है और कहता है, अविनाश कहीं तो पागल तो नहीं हो गया है? हम उस जंगल और उस जगह से जैसे तैसे तो निकल आए हैं और फिर तो वहां जाने के बाद कर रहा है हम मारे जाएंगे। मगर बाकी बचे अविनाश के बातों पर हम भरते हैं और वापस जाते हैं। हमले के पास पहुंचते ही अंदर की तरफ बढ़ते हैं और सुकन्या के रूम में जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि सुकन्या पूरी सुहाग के जोड़े में बैठी हुई है। अविनाश उसे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो, इतने सालों से तुम्हारी आंख में यही तड़प रही है। हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, तुम बस मुक्ति का रास्ता बताओ। सुकन्या बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से अविनाश की तरफ देखती है और आंखों में आंसू लिए उससे कहती है कि मुक्ति का कोई और साधन नहीं है, बस एक ही रास्ता है कि इस पूरे हवेली को जला दिया जाए, जिसकी वजह से मेरे पिताजी की आत्मा यहाँ पर कैद है और जिसमें सबको परेशान करके रखा हुआ है। मुझे भी अगर कुछ करना चाहते हो तो इस हवेली को जलाकर राख कर दो, हवेली की चीजों को जलाकर राख कर दो, हर वह चीज जो मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ी हुई है, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मेरे पिताजी की आत्मा को भी जल्दी करो, तुम लोगों के पास टाइम बहुत कम है। इतना सुनते ही चारों तो जल्दी जल्दी बाहर की तरह दौड़ते हुए आते हैं। अविनाश केरोसिन लाता है और विशाल माचिस हवेली के चारों तरफ, चारों ने केरोसिन यानी मिट्टी का तेल छिड़क दिया और माचिस जलाकर चारों तरफ आग लगा दी। सूखे पत्ते की वजह से आग पकड़ते देर न लगी, मगर जैसे ही आग जलने लगी उजालों के सामने एक भयानक चेहरा आता है। इसको देखकर चारों डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। धीरे धीरे पूरी हवेलियां पकड़ लेती है और हवेली के अंदर से चिल्लाने की, चीखने की आवाज आने लगती है। चारों भागते हुए भागते हैं और फिर से रोड की तरफ आ जाते हैं। चारों सांस भरते हैं कि अब छुटकारा मिल चुका है, शायद हम सुरक्षित हैं। तभी सामने से एक कार आती हुई दिखाई देती है और अविनाश कार को रोकता है और चारों से बैठकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले दिन सुबह चारों कॉलेज पहुंचते हैं। अविनाश सीधा भोला के पास जाता है और उससे कहता है कि तू सही कह रहा था यार, वह गांव और वह हवेली तो सच में भूतिया थी और जो कहानी तुमने बताया था वह सारी सच थी। पर अचंभित की बात तो यह थी कि भोला को कुछ याद ही नहीं था। भोला ने तुरंत कहा, कैसी कहानी भैया, कौन सा गांव? अविनाश हैरान होता है और फिर से भोला को याद दिलाने के लिए कहता है, अरे वही जिस गांव के बारे में तुमने मुझसे बात की थी, बूंदी। बूंदी? भोला हैरान होते हुए कहता है, हाँ वही जो राजस्थान में है, तुमने ही तो बताया था और तुमसे ही तो बात करके मैं उस गांव में गया था। मैंने तो किसी गांव के बारे में बात ही नहीं की। बूंदी तो एक अच्छा खासा शहर है, कोई गांव थोड़ी है। और कौन सी हवेली? कैसी हवेली? मैंने तो किसी हवेली का जिक्र ही नहीं किया था और ना ऐसी किसी हवेली के बारे में मैं जानता हूं। आप भी न भैया जी, सुबह सुबह नींद खुली नहीं है, लीजिए हमारे हाथ की कड़क चाय पीजिए तो आपकी नींद खुल जाएगी और जो सपना आपने रात में देखा है उसे भी भूल जाएंगे। अविनाश के 3 दोस्त यहाँ आ जाते हैं और भोला की बात सुनकर हैरान होते हैं, मगर वह इतना तो समझ जाता है कि जो कुछ भी हुआ है वह नीति थी, वह होना ही था। शायद सुकन्या का उद्धार इन्हीं के हाथों होना था, इसलिए नीति ने उस जगह हम चारों को भेजा और एक भयानक सपना समझकर चारों इस घटना को भूल जाते हैं। Thank you for watching. Please subscribe my YouTube channel. Let's go.